प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली में बच्चों आज यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है दास्ता पर अरस्तू के विचार। जैसे अरस्तू के बारे में अब तक अपन ने पढ़ चुके हैं, नागरिकता संबंधी, उसके राज्य संबंधी, ऐसे ही दास्ता संबंधी। तो बच्चों मुझे ये एक चीज़ बताइए, क्या दास्ता अच्छी चीज़ है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दास प्रथा यानी समय के साथ साथ धीरे धीरे उसको ख़त्म ही करने की कोशिश की गई है। जितने भी विद्वान वगैरह जो भी हुए हैं उन्होंने दास्ता को ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन अरस्तू का अलग ही विचार था। अरस्तू का कहना था कि दास्ता ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसका अध्ययन हम इसमें पढ़ेंगे। प्राचीन यूनान में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु तत्कालीन सोफिस्ट विद्वानों ने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस स्थिति में दास प्रथा एवं विवादास्पद संस्था बन गई। अरस्तू ने यह अनुभव करते हुए कि दास प्रथा के अभाव में नगर राज्यों का संपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक जीवन ही नष्ट हो जाएगा, उसने दास प्रथा का बौद्धिक एवं व्यवहारिक आधार पर समर्थन किया है। ठीक है बच्चों, ऐसे यानी इस अमानवीय प्रथा मानी जाती थी इसको, लेकिन अरस्तू ने इसको साइंटिफिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। दास्ता का आधार तथा प्रकृति। अरस्तू ने परिवार के संचालन के लिए संपत्ति की आवश्यकता को स्वीकारा है। उसका मत है कि जहाँ परिवार का सामान तथा धन निर्जीव होते हैं, वहाँ ही पशु तथा दास सजीव संपत्ति होते हैं। संपत्ति के अन्य रूपों की तरह ही दास भी परिवार के कुशल संचालन की हेतु अनिवार्य आवश्यकता है और यही दास्ता का आधार है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार से उसने संपत्ति को सजीव और निर्जीव दो प्रकार की माना है। जैसे निर्जीव संपत्ति एक अलग है, जैसे परिवार तथा उसका सामान वगैरह जो होता है वो निर्जीव संपत्ति मानी जाती है, और पशु तथा दास जो होते हैं वह एक प्रकार से सजीव वस्तु मानी जाती है। यही उसका आधार है कि संपत्ति अन्य रूपों की तरह ही दास भी परिवार के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य होता है। देखते कैसे। अरस्तू के अनुसार दास अपनी प्रकृति से एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के रूप में होने के कारण दास का स्वयं का अपना कोई अधिकार भी नहीं होता। उसका तर्क है कि कोई भी संपत्ति स्वयं की स्थायी नहीं होती है, अपितु प्रत्येक संपत्ति को सदैव ही किसी स्वामी की आवश्यकता होती है। वस्तुतः स्वामी के अभाव में संपत्ति का अपना कोई अस्तित्व एवं महत्व नहीं होता है, क्योंकि संपत्ति का स्वामी से अलग अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व संभव ही नहीं है। किंतु इससे भिन्न स्थिति स्वामी की भी होती है, क्योंकि स्वामी का अस्तित्व संपत्ति से अलग एवं स्वतंत्र होता है। स्वामी का संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है, किंतु संपत्ति का स्वामित्व पर कोई अधिकार नहीं होता, संपत्ति पर कोई स्वामी नहीं होता। वस्तुतः संपत्ति का अस्तित्व ही स्थायी के स्वामी के लिए होता है, और एक संपत्ति के रूप में दास का अस्तित्व भी मात्र स्वामी के लिए होता है। अरस्तू के अनुसार स्वामी केवल दास का स्वामी होता है, किंतु स्वामी का दास से स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं होता है, अपितु संपूर्णतः उसके अधीन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चों कि अरस्तू ने यह बात बताई है कि दास एक संपत्ति है और संपत्ति जो होती है उस पर स्वामी का ही अधिकार होता है, यानी स्वामी से अलग रहकर दास की कोई स्थिति नहीं रहती है। इस प्रकार से उसने इसको तर्क देकर के इसको सिद्ध करने की कोशिश की है। दास्ता का औचित्य। दास्ता एक प्राकृतिक संस्था है। इस विषय में उसके प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं।
परिवार एक प्राकृतिक संस्था है जिसके संचालन के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है। दास भी परिवार की संपत्ति का ही एक अंग है, अतः परिवार के समान ही दास भी एक प्राकृतिक संस्था है। ठीक है बच्चों, जैसे उसने माना है कि परिवार जो है वह यानी दासता एक प्राकृतिक है। कैसे कि उसने माना है कि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। परिवार क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है जिसके संचालन के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह दास भी परिवार की ही एक संपत्ति है, अतः परिवार के समान ही दासता भी प्राकृतिक है। दूसरा तर्क उसने दिया है, अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्यों को असमान बनाया है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शासन करने के लिए पैदा होते हैं और अन्य व्यक्ति शासित होने के लिए ही जन्म लेते हैं। प्रकृति जिन व्यक्तियों को विवेक का गुण देती है वे शासक, और जिनको दूसरे गुण देती है केवल शारीरिक शक्ति देती है तथा मात्र इतनी समझ देती है कि दूसरों के विवेक को पहचान सके, वे शामिल होते हैं। प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी होते हैं और द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति दास। अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का विषय है। श्रेष्ठतर निम्न पर शासन करे। जिस प्रकार शरीर पर आत्मा का शासन एक प्राकृतिक व्यवस्था है, इसी प्रकार दास पर स्वामी का शासन भी प्राकृतिक अवस्था है। संक्षेप में व्यक्तियों में पाई जाने वाली प्रकृति प्रदत्त असमानता तथा श्रेष्ठ गुण द्वारा निम्न गुण के शासन की व्यवस्था ही वह आधार है जिस पर दास प्रथा खड़ी है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्रकृति के नियमों पर आधारित है, अतः यह भी एक प्राकृतिक संस्था है। देखिए बच्चों, अरस्तु ने सभी व्यक्तियों को एक समान नहीं माना, सभी व्यक्तियों में अलग अलग माना है, उनमें भिन्नता मानी है। जैसे कुछ व्यक्तियों में विवेक का गुण अधिक देता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को शारीरिक हष्टपुष्ट बनाता है। जो शारीरिक हष्टपुष्ट होते हैं वो व्यक्ति एक प्रकार से उसने कहा है कि दास का कार्य करने के लिए होते हैं। जिस प्रकार शरीर के ऊपर अपनी आत्मा का नियंत्रण रहता है, यानी शरीर आत्मा के नियंत्रण में रहती है, उसी प्रकार जो दास है अर्थात जो शारीरिक श्रेष्ठ वगैरह जो होते हैं वो दास प्रकृति के होते हैं और वो स्वामी के अधीन होते हैं। स्वामी व दास दोनों के हित में है। स्वामी के हित में स्वामी वर्ग के व्यक्तियों को राज्य के न्यायिक, प्रशासनिक व विधायी कार्य करने होते हैं और इन कार्यों को करने के लिए उसे पर्याप्त समय चाहिए। जब दास इनके लिए कृषि, उद्योग, गृह कार्य आदि को कर देते हैं तो स्वामी वर्ग को चिंतन के लिए अवकाश मिल जाता है और वे राज्य के कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। यदि दास प्रथा नहीं होगी तो उसके विवेक संपन्न स्वामी वर्ग को प्रतिदिन की सामान्य कार्य तथा शारीरिक श्रम के संबंधित सभी कार्य स्वयं ही करने होंगे और इस स्थिति में वे अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। अतः दास तथा स्वामी वर्ग के लिए उपयोगी है। अरस्तु ने बच्चों दासता को स्वामी और दास दोनों के लिए ही भला माना है। जैसे मान लीजिए स्वामी के लिए किस प्रकार से भला माना है, उसने कहा है कि स्वामी जो होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों में यानी विधायी कार्यों में लगे रहते हैं और उन कार्यों को संपन्न करने के लिए उसको अन्य उद्योग वगैरह, कृषि वगैरह और भोजन की चिंताओं से उसको मुक्ति चाहिए। तो ये जो मुक्ति होती है ये उसको दास ही दिलाते हैं। तो दास इस प्रकार से स्वामी के लिए अवकाश यानी जैसे अवकाश प्रदान करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ बच्चों कि अपन देखते हैं कि हमारी इस व्यवस्था में, जैसे सरकारी कर्मचारियों की इस व्यवस्था में, जैसे एक संडे का दिन आता है। संडे किस लिए दिया जाता है कि संडे 6 दिन व्यक्ति काम करता है और 7वें दिन यानी संडे के दिन वो है आराम कर सके। आराम करने के बाद अगले फिर 6 दिन वो बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सके, फिर संडे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति दास और स्वामियों के लिए है, यानी दास जो होते हैं उनको अवकाश प्रदान करते हैं और राजकीय यानी जो भी ये कार्य करते हैं, स्वामी वगैरह जो ये कार्य करते हैं वो विवेक संपन्न, वो प्रशासनिक विधायी कार्य ढंग से कर पाते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो था स्वामी के हित में। अब दास के हित में प्रकृति ने दास को शारीरिक शक्ति तो दी ही है किंतु उसे विवेक नहीं दिया है, अतः वह स्वयं अपना आत्म उत्थान करने में असमर्थ होता है। किंतु प्रकृति ने दास को इतनी समझ अवश्य दी है कि वह विवेक संपन्न स्वामी के निकट
रहकर उसके विवेक को समझ सके तथा उसका अनुकरण कर सके। इस प्रकार वह सीमित रूप में अपना आत्म उत्थान कर सकता है, किंतु उसके लिए जरूरी है कि दास अपने स्वामी के संरक्षण में रहे। अरस्तु के अनुसार नैतिक व मानसिक शक्तियों को संपन्न स्वामी के संरक्षण में रहकर दास अपने अंदर गौण रूप में नैतिक व मानसिक शक्तियों का विकास कर सकता है। दास एक ऐसे अबोध बालक की तरह होता है जिसके विकास के लिए स्वामी का संरक्षण जरूरी है। इस प्रकार दास तत्प्रथा स्वयं दास के लिए भी अच्छी होती है। देखिए बच्चों, अरस्तु ने तर्क दिया है कि दास जो होता है एक प्रकार से बालक की तरह होता है। बालक को संरक्षण चाहिए। जैसे बालक अपना विकास अकेला नहीं कर सकता, जैसे उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा उसको लेके चलते हैं तो वह अपना विकास धीरे धीरे कर लेता है। ऐसे ही उसने दासों की स्थिति मानी है। यानी दास को उसने शारीरिक क्षमता तो दी है लेकिन विवेक उसमें इतना नहीं दिया है, लेकिन उसमें विवेक इतना जरूर दिया है कि वह स्वामी की बात को समझ सके। यानी स्वामी जो कार्य करता है उसको दास समझ लेता है और उसके संरक्षण में रहकर दास अपना भी भला कर सकता है। धीरे धीरे वह उसके कार्यों को सीख लेता है और वह उससे दास का भला होता है। तीसरा है बच्चों, यूनानी राज्यों की प्रचलित प्रथा। अरस्तु के समय में समस्त यूनानी नगर राज्यों में दास प्रथा का प्रचलन था और परंपरावादी अरस्तु दासता के एक सार्वभौमिक प्रथा मानता था। वस्तुतः तत्कालीन नगर राज्यों की समस्त आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समृद्धि का आधार दास प्रथा थी और दास प्रथा के अंत का अर्थ था नगर राज्यों का सर्वनाश। अतः अरस्तु ने दास प्रथा को यूनानी समाज के एक अनिवार्य अंग के रूप में मान्यता दी है और उसका औचित्य सिद्ध किया है। यानी यूनानी राज्यों की प्रचलित व्यवस्था थी। उस समय दास रखना यूनानी प्रथा के में प्रचलित थी। यानी दास जो हैं वह राज्यों की एकता के लिए होते थे। अगर दास नहीं होंगे तो राज्य की एकता भी नष्ट हो जाती थी। दासता के प्रकार। अरस्तु ने दासता के निम्नलिखित दो प्रकार स्वीकारे हैं: प्राकृतिक दासता तथा आकस्मिक अथवा कानूनी दासता। अरस्तु के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं किंतु शारीरिक शक्ति से संपन्न होते हैं। वे व्यक्ति प्रकृति द्वारा ही शासित होने के लिए बनाए जाते हैं और अरस्तु इन्हें स्वाभाविक या प्राकृतिक दास मानता है। अरस्तु इस प्रकार की दासता का पूर्ण समर्थन करता है। यानी प्रकृति ने ही कुछ व्यक्तियों को मंदबुद्धि बनाया है। मंदबुद्धि बनाने के साथ साथ उसको शारीरिक क्षमता बहुत अधिक दी है, तो इस तरह से वह शारीरिक बल के आधार पर स्वामियों के संरक्षण में रहकर अपने विकास को कर सकता है। प्राचीन काल में युद्ध में ये थी प्राकृतिक दासता। दूसरी है, प्राचीन काल में युद्ध में हारने व बंदी बनाए गए व्यक्तियों को भी दास बनाने की प्रथा थी। अरस्तु इन्हें आकस्मिक अथवा कानूनी दास कहता है। सैद्धांतिक दृष्टि से अरस्तु ने कानूनी दासता को स्वीकारा है, कानूनी दासता को अस्वीकार किया है, क्योंकि युद्ध में हार जीत सदैव नैतिक गुणों पर आधारित नहीं होती है। व्यवहार में अरस्तु का मत है कि यदि युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों का नैतिक स्तर उच्च है तो उन्हें दास नहीं बनाया जाना चाहिए। जहाँ तक यूनानी नागरिकों का संबंध है, अरस्तु यह स्पष्ट करता है कि युद्ध में बंदी बनाए गए यूनानी नागरिकों को कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे नैतिक दृष्टि से अन्यों से श्रेष्ठ होते हैं और वे जन्म से ही शासक वर्ग में होते हैं। वस्तुतः यूनानी नागरिकों के बारे में अरस्तु का यह मत उसके जातीय अहंकार का प्रमाण है। यानी बच्चों, उसने दो प्रकार की दासता स्वीकारी है। एक मैंने बताया स्वाभाविक अर्थात वास्तविक दासता, जिसके अनुसार उसने बताया है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि होते हैं और शारीरिक शक्ति से वो होते हैं, तो वो दास प्रथा उन्होंने स्वाभाविक मानी है। दूसरी उसने बताया है कि दास प्रथा
युद्ध में हारे हुए बंदियों को भी दास बनाने की प्रथा थी, लेकिन इस प्रथा को अरस्तु ने नहीं स्वीकारा है, क्योंकि युद्ध में तो हार जीत होती रहती है। उसमें नैतिक गुण वाले व्यक्तियों को भी दास बनाया जा सकता है, क्योंकि राजा तो हार जाता है लेकिन उसके सैनिक जो होते हैं उनमें दास प्रथा के गुण नहीं होते हैं, उनमें नैतिक गुण उनमें होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम दास नहीं बना सकते। दूसरी तरफ उसने जातीय अहंकार का यह बताया है कि यूनानी जो व्यक्ति होते हैं वो तो हमेशा ही क्या होते हैं, नैतिक दृष्टि से उच्च कोटि के होते हैं, तो यूनानियों को हम दास नहीं बना सकते, इसलिए उनके इस जातीय अहंकार का भी पता लगता है। तो इस तरह से बच्चों ये दासता से संबंधित कुछ हम उसके विचार अरस्तु के पढ़ रहे थे। अगले विचार दासों के प्रति स्वामियों के व्यवहार के निर्देश हम पढ़ेंगे, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।